नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, एक मुलाकात में हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिसने समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है और बहुतों के लिए वो आदर्श भी है। तो आज हम आपका परिचय करा रहे हैं एक ऐसे मेहमान के साथ जिन्होंने पत्रकारिता में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। पत्रकारिता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी वो बहुत सक्रिय हैं और अब ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका अनुसरण करके लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वो जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हिमांशु द्विवेदी जी की। ये हरिभूमि जो समाचार समूह पत्र है उसके प्रधान संपादक हैं, साथ ही INH और जनतन टीवी के भी प्रधान संपादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद रिजवान जी। हिमांशु जी, जैसा कि ये कार्यक्रम है हमारा जी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचे, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता में आने की क्या सोच थी, कैसे आए, क्या बचपन से ही ये सोचा था कि पत्रकार ही बनना है, कैसे इस तरफ बढ़े आप? वो एक पिक्चर आ रही है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जी, तो आप मुझे एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट कह सकते हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे जाना है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी ऐसा कुछ नहीं था जिसके अंतर्गत ये लगे कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए। मेरे पिताजी जो है वो एक सरकारी अफसर थे और वो दौर था जिसमें कि बच्चों का भविष्य एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी दो ही क्षेत्रों में देखता था कि या तो वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। हम एक बहन और दो भाई थे, पढ़ाई में ठीक ठाक माने जाते थे। पिताजी का सपना था कि बेटी डॉक्टर बने और बेटा इंजीनियर बने। बहन बड़ी थी, संयोग से उसने PMT दिया और वो मेडिकल में चली गई। उसके साथ में उनकी हसरत रही कि बेटा भी जो है अब इंजीनियर हो जाए। मेरी दिलचस्पी आर्ट्स में थी। इतिहास का मैं एक अच्छा विद्यार्थी अपने आप को मानता था, मेरी रुचि थी। मेरी मदर ने जो है इतिहास में MA किया हुआ था, उनकी MA की किताबें मैंने 7वीं 8वीं में पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो मैं ये सोचता था कि मैं इतिहास लूंगा, आगे चल के जो है IAS दूंगा और प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा। मेरा अपना सपना ये था। लेकिन उस समय माता पिता बात कम करते थे और पिताजी तो बात ही नहीं करते थे, वो तो हाथ और लाश से ही सारी बातें करते थे। तो उनकी दहशत बहुत थी। जब मैंने 10th पास किया तो उनकी दहशत में मुझे अपने मन की रुचि को छोड़ के और गणित लेना पड़ा। फिर मैंने PET दिया, PET के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं छात्र था। वहाँ पर रैगिंग में ठीक ठाक तरीके से पिट लिया तो तय हो गया कि ये पिटना है तो पिताजी से ही पिट लो, फिर जाके बच्चों से क्यों पिटना है। तो एक दिन मैंने जो है ऐलान कर दिया कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करूंगा। पिताजी को समझ में आ गया कि इसका तेवर जिस प्रकार का है तो अब ये सुनेगा नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि मेरे पास भी पैसे नहीं है तो मैं नहीं पढ़ना है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो। उसी दौरान ग्वालियर में आज अखबार शुरू हो रहा था। तो मेरी एक सीनियर थी जिन्हें मैं बड़ी बहन के तौर पर मानता था, अंशु भदौरिया। डिबेट वगैरह में बहुत अच्छी बोलता था, निबंध में लिखता था, लगातार जीतता था। तो उन्होंने कहा यार तू एक काम कर, तू आज में चला जा, वो नया अखबार शुरू हो रहा है। और उनका एक क्लासमेट थे कामेश अग्रवाल, जो आज के उस समय तत्कालीन मालकिन थी हेमलता अग्रवाल जी, उनके छोटी बहन के पति थे। तो उन्होंने कामेश अग्रवाल जी को फ़ोन किया। कामेश जी ने मुझे हेमलता अग्रवाल जी से मिलवाया। 17 साल मेरी उम्र थी। हेमलता जी से मैं मिला, उन्होंने कहा कि ठीक ठाक बच्चा है, ठीक है कर लो। तो ऐसे मैं जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। पत्रकारिता में मैं आया तो मेरे एक सीनियर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए उनका नाम को उल्लेख ठीक नहीं। उन्हें मेरा आना कोई बहुत रास नहीं आया या मेरा स्वभाव उतना शायद मैं उतना मैच्योर नहीं था कि जिस विनम्रता से या जिस वरिष्ठता का सम्मान करना चाहिए, शायद मेरा लहजा वैसा नहीं था, मैं ऐसा मानता हूँ आज। तो कुल मिलाकर वो उन्हें मैं रास नहीं आया और मैं शुरुआत में बड़ी प्रताड़ना का शिकार रहा। उस प्रताड़ना ने मुझे इस बात में प्रेरित किया कि हो ना हो एक दिन मुझे जो है अपने आप को साबित करना है। तो कुल मिला के ऐसे पत्रकारिता में आना हुआ। बाद में ईश्वरीय कृपा ऐसी रही कि 2 साल के भीतर ही मैं उसी अखबार के अंदर अपने उसी वरिष्ठ का बॉस बन के बैठा। तो ये एक ईश्वरीय कृपा मेरे साथ में रही और कई मौके मुझे अच्छे मिले। और सबसे बड़ा मौका जो मुझे मिला रिजवान जी वो ये है कि मैं आज से शुरुआत किया, लेकिन जब मैं दैनिक भास्कर में गया तो उस समय ग्वालियर में नए संपादक आए हुए थे एलन शीतल जी। तो मुझे शीतल जी से सीखने का मौका बहुत मिला। उन्होंने यूँ मुझे कभी शिष्य नहीं बनाया क्योंकि उस तरीके का नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा गुरु के तौर पर महसूस किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पत्रकारिता के अंतर्गत जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मूलतः शीतल जी से सीखा है। कल मुलाकात हुई थी आपकी। जी 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 जी। तो दैनिक भास्कर से फिर और आगे की इस पत्रकारिता के क्षेत्र में
क्या चीजें पसंद थी, क्या नापसंद थी, क्या चुनौतियां थी? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में पसंद नापसंद का बहुत विषय नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं तो जो है IAS के एग्जाम देना चाहता था, लेकिन पत्रकारिता में आ गया और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिसके कारण मैं पत्रकारिता में ही रम गया। 94 में सेलम में मैं बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया चुना गया जूनियर चैम्बर की तरफ से। तो मैं जापान में 6 शहरों में मेरा व्याख्यान हुआ, मैं वहाँ गया। वहाँ से लौटकर आया मैं, जुलाई 1995 की बात है जब मैं वहाँ से लौटकर आया। तो स्वदेश पत्र समूह के प्रबंध संचालक उस समय आनंद मोहन छापरवाल थे। उनको मैं, वो बचपन से ही मुझे बड़ा प्रेरित करते आ रहे थे। उन्होंने मुझे मौका दे दिया और मात्र 22 साल की भी उस समय मेरी उम्र नहीं थी। और 28 अक्टूबर 1995 को उन्होंने मुझे सतना स्वदेश का जो है संपादक बना दिया। तो कुल मिलाकर कैरियर बड़ी तेज गति से बढ़ा। तो वो जो रफ्तार रही उसने फिर बाकी चीजें छोड़ दी। अपना ग्रेजुएशन मैंने जो है नौकरी करते हुए पूरा किया। नौकरी करते हुए मैंने BA पास किया। BA के बाद LLB में एडमिशन लिया, LLB फर्स्ट ईयर किया। जब मैं सतना चला गया उसी समय पे चुनाव घोषित हो गए और अर्जुन सिंह जो है तिवारी कांग्रेस बनाकर उस समय सतना से चुनाव लड़ रहे थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा का लंबे समय बाद जो है पुनर्वास हुआ और उन्हें सतना से प्रत्याशी बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी से सुखलाल कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। उसी समय मेरे लॉ सेकेंड ईयर के एग्जाम थे। वहां पर मैंने फैसला ये लिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं इस समय पर तो चुनाव कवर करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक अखबार के संपादक का दायित्व आ गया था और मैं प्रबंधन और संपादन दोनों चीजें देखता था। रिजवान जी, मेरे जीवन में जो भी मुकाम मिला उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि मैंने केवल संपादकीय तक सीमित नहीं रहा, मैंने प्रबंधन के क्षेत्र को भी समझने की कोशिश की और प्रबंधन में भी हाथ आजमाया। इसीलिए अपेक्षाकृत मेरी जो स्थितियां रही वो औरों से थोड़ी बेहतर दिखाई देती, बेहतर ग्रो कर पाए, बेहतर दिखाई। उसका कारण ये कि मैं प्रबंधन को भी समझ पाया। तो मैं वहां पर रुक गया और नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई मेरी छूट गई बीच में ही। लॉ सेकेंड ईयर के एग्जाम मैंने दिए नहीं और उस चुनाव को कवर किया जो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी कि वहां पे सुखलाल कुशवाहा जो है दोनों दिग्गजों को हरा के जो है संसद में पहुंचे थे। और अर्जुन सिंह जो तिवारी कांग्रेस बनाकर कहां प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो चुनौतियां रही और चुनौतियों के साथ में जो मैंने मजा लिया, मजा मतलब मुझे बहुत ज्यादा आया। मुझे किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगा, आज भी मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं कि एक गलत निर्णय हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ और जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ये जिस घटनाक्रम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस चुनाव के, वो एक ऐतिहासिक चुनाव था जी। क्योंकि मेरा नाता कटनी से है इसलिए मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा जी। कटनी की भी विधानसभाएं उसी लोकसभा क्षेत्र में आती थी। दो विधानसभा क्षेत्र जी, विजयराघवगढ़ और बड़वारा जी। और इसी प्रोग्राम में सुखलाल कुशवाहा तो अब नहीं है दुनिया में जी, अभी कुछ समय पहले ही, लेकिन इसी प्रोग्राम में मैंने जब उनका, आप जैसे एक मुलाकात आपके साथ कर रहा हूं वैसा उनके साथ भी मैं कर रहा था जी। तो उनसे मैंने पूछा कि अब आजकल आपका कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ थोड़ा थोड़ा दिखता है जी। तो उन्होंने एक ऐसा रहस्य शायद उन्होंने मेरे साथ पहले बार शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीत गया, मेरे लिए पहला मौका था, मैं उसकी वजह से मैं बहुत लाइमलाइट में आया, मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला, लेकिन मेरे मन में एक ये भाव हमेशा रहा जी। वो उस भाव को तो एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक हमेशा भाव रहा जी कि मेरी वजह से मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता को हारना पड़ा और उनको हराने से मुझे बाद में धीरे धीरे तकलीफ होने लगी। और इसीलिए मैं आज अजय सिंह राहुल को प्रमोट करता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं और बहुत तरह की चीजें करता हूं। वो मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि मुझे लगता है कि अर्जुन सिंह जी के साथ मेरी वजह से जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ था। वो उनका जो भी लगता हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है रिजवान जी, क्योंकि सुखलाल कुशवाहा ने ही केवल अर्जुन सिंह को नहीं हराया था जी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने भी अर्जुन सिंह को हराया था, क्योंकि अर्जुन सिंह उस लड़ाई में जो है तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी तोषण सिंह पटेल थे, वो चौथे नंबर पर रहे थे। तो सुखलाल कुशवाहा को ज्यादा आत्मग्लानि की जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर तिवारी कांग्रेस बनाने का जो फैसला अर्जुन सिंह जी ने लिया, कुल मिलाकर सतना की जनता ने उस फैसले को स्वीकारा नहीं। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। और सीधी की जनता ने स्वीकार किया, और दूसरा मैं जो कहना चाहूंगा आपसे वो ये कि जनता के स्तर में फैसले होते हैं। अर्जुन सिंह का समय चला गया था, क्योंकि अर्जुन सिंह उसके बाद भी चुनाव लड़े, वो होशंगाबाद आकर चुनाव लड़े, बड़ा सोच समझकर उन्होंने होशंगाबाद को चुना था, लेकिन वो होशंगाबाद से भी चुनाव नहीं जीते और फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूंगा। तो कुल मिलाकर एक वक्त की बात होती है। अर्जुन सिंह जैसा राजनीतिक की जिसकी हर चाल के संदर्भ में लोग जो है चाणक्य से तुलना किया करते थे, बात का दौर ऐसा आया कि वो जो भी चाल चलते थे वो उल्टी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर समय बहुत बलवान, समय निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। व्यक्ति को
अपने पे गुमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्त ये साबित करता रहता है, जब तक वक्त है तब की बात है। परिश्रम करना आपके हाथ में है, पर परिणाम के संदर्भ में आपको हमेशा ईश्वर का भी कृतज्ञ रहना चाहिए। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। हिमांशु जी, प्रबंधन और संपादन इसको कैसे मिलाया जा सकता है, और क्यों आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है? इसके भी अपने अनुभव हैं, हर चीज अनुभव से आती है। जैसे मैंने बताया कि मैं आज से में था, आज के बाद जब दैनिक भास्कर में गया तो एलन शीतल जी जो है हमारे संपादक थे। ये बात आपने भी महसूस की होगी रिजवान जी, कि अखबारी दुनिया के अंतर्गत या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत भी जो वैतनिक स्थिति है उसमें प्रबंधन हमेशा हावी रहता है। संपादकीय के व्यक्ति को सम्मान मिलता है, पर सामान जो है वो प्रबंधन के व्यक्ति को मिलता है जी। और बाहरी दुनिया में सम्मान जो मिल रहा है, जो आपको धमक दिख रही है, वो एडिटोरियल के व्यक्ति की दिख रही है। लेकिन अखबार के दफ्तर के अंदर जो हुकूमत चलती है वो प्रबंधन की चलती है। जो संपादक आपको बाहर बहुत सम्मानित दिखता है, पता चलता है कि उसके ऊपर जो प्रबंधन का व्यक्ति है, जो महाप्रबंधक है, वो हावी है। तो ग्वालियर में भी कमोबेश वही स्थिति है। एलन शीतल एक बड़ा औरा था, लेकिन वहां हमारे महाप्रबंधक होते थे देवेंद्र तिवारी, दफ्तर के अंतर्गत उन्हीं का चलता था। अब हम कहीं टूर पे गए, टूर के बाद में हमने अपना बिल दिया, शीतल जी ने उस पर साइन कर दिए, उसे लेकर हम अकाउंट के पास गए, उन्होंने यूं फेंक दिया, तिवारी जी से साइन करा के लाइएगा। तिवारी जी का अगर साइन किया हुआ कोई पुर्जा भी हो तो वो तुरंत कर देता था। तो अपने को समझ में आया कि प्रबंधन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा क्या था कि इस व्यवहार के चलते संपादकीय के लोग प्रबंधन के व्यक्तियों के प्रति एक दुराग्रह का वातावरण बनाकर रखते थे, कि जैसे प्रबंधन के व्यक्ति ने कोई विज्ञप्ति दी तो वैसे दुनिया जहां की विज्ञप्ति आ रही है उनको स्थान मिल रहा है, लेकिन प्रबंधन के व्यक्ति ने दी है, कोई मार्केटिंग मैनेजर ने दी है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने दी है, तो उसको रद्दी की टोकरी में जरूर डालना है। मैंने अपने तरीके को बदला, मैं उनकी चीजों को ज्यादा तवज्जो देता था। अगर खाली रहता था तो मैं उनके पास जाके बैठता था, तो इस दौरान उनके पास बैठता था तो वो जो कुछ करते थे उसे समझता भी था, सीखता भी था। तो जब मुझे सतना स्वदेश के संपादक का दायित्व दिया गया तो मैंने वहां पे प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम किया, और नतीजा ये हुआ कि प्रबंधन के क्षेत्र में दखल देने के कारण मेरा वो अनुभव बड़ा काम आया। आपको आश्चर्य होगा, आपको भी सतना जाकर देखेंगे वहां पर आज भी जो हॉकर्स हैं, उन हॉकर्स के बीच में आज भी हिमांशु द्विवेदी एक पहचाना हुआ नाम है। वो इसलिए क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सेंटर पर जाता था, उनकी समस्याओं को समझता था, उनकी कोई दुख तकलीफ होती थी तो उसके लिए मैं जिला प्रशासन के पास भी जाता था, उनके कोई सुख दुख के कार्यक्रम होते थे उसमें भी शिरकत करता था। कुल मिलाकर यह था कि वहां पर हॉकर्स के बीच में जो एक नाम था वो हिमांशु जी का हुआ। उसके कारण मेरे अखबार को ग्रोथ मिली, मेरे अखबार के प्रति उनका सद्भाव आया। तो कुल मिलाकर समझ में ही आया कि अखबार को अगर बढ़ाना है तो उसके संदर्भ में प्रबंधन में भी आपका दखल जरूरी है। और जब दोनों चीजों को संभालने लगा तो निश्चित रूप से जो संस्थान के संचालकगण होते थे उन्हें लगता था कि जब एक व्यक्ति दोनों चीजें संभाल रहा है तो फिर जाके सी को प्रमोट किया जाए। तो इसलिए मुझे ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिली, ज्यादा बेहतर सहूलियत मिली। अगर आज ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा संपादक हिमांशु द्विवेदी है, तो उसका कारण ये है कि ये जो दोनों चीजों का समन्वय के साथ में संस्थान को आप चला रहे हैं, मतलब तो उसने कहीं ना कहीं 2 in 1 हो गए। जी बिल्कुल। सतना का आप संदर्भ जो आपने लिया, तो किसी जमाने में मैं भी सतना में था जी, और सतना में जनसंपर्क विभाग ने एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें संबोधन होते थे जी। मुझे भी संबोधन के लिए वहां बुलाया गया था। और ये जो आप कह रहे हैं, हमने कभी इस तरह की चीजों का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अचानक सहारा समय के दौर में ये कहा जाने लगा कि जो एडिटोरियल के लोग हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा संस्था के प्रबंधन, खास तौर से विज्ञापन, ये जो मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, और संस्था के विस्तार के लिए इस तरह की चीज़ों में उन्हें रुचि लेनी चाहिए, उन्हें भी कुछ कुछ करना चाहिए। बड़ा अजीब सा लगा कि ये कौन सा काम बता रहे हैं, हम तो साहब खबर बनाते थे, अब आप कह रहे हैं कि जिससे खबर बना रहे हो उससे हटकर कुछ और भी काम करो। बड़ा अजीब लगा। लेकिन चूंकि या 2 रास्ते होते हैं आपके पास, या तो आप काम छोड़ दीजिए या अपना लीजिए। तो लगा चलो इसमें भी आगे बढ़कर देखते हैं, और अनुभव बहुत शानदार रहा। आपको ईमानदार भर होना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि आपको ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। बल्कि इसमें मैं एक और बात बताता हूँ कि जो ये दक्षता है या इस प्रकार का, आप बात को समझें, लेखन एक नैसर्गिक गुण है, ये सिखाया नहीं जा सकता। एक अच्छा लेखक होने के लिए कोई कार्यशाला आपको अच्छा लेखक नहीं बना सकती। ये ईश्वर की कृपा से है कि आपको अच्छा लिखना आता है, क्योंकि आपके जहन में अच्छे विचार आते हैं। लेकिन प्रबंधन सीखा जा सकता है। शुरुआती दौर में मैंने ये देखा कि जो प्रबंधन का आदमी है वो संपादकीय आगे बता रहा है कि खबर ऐसे लगाना, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पैसा उसके पास है।
तो अगर संपादकीय का व्यक्ति प्रबंधन सीख ले तो उससे ज्यादा प्रभावी कोई नहीं हो सकता। और अगर संपादकीय का व्यक्ति प्रबंधन सीख लेता है तो फिर जाके उसकी संपादकीय स्वायत्तता ज्यादा सुरक्षित रहती है वनस्पत प्रबंधन के हावी होने के मुकाबले। तो जब मैं संस्थान में आया हूं तो जैसे आज हरिभूमि की बात करें तो हरिभूमि में आज जो चलता है वो संपादकीय प्रभावी है। प्रबंधन संपादकीय के इशारे पर काम करता है, ना कि प्रबंध के इशारे पर संपादकीय विभाग काम करता है। तो जो संपादकीय स्वायत्तता है, जो संपादक का सम्मान है, जो संवाददाता का सम्मान है, वो हम सुरक्षित रख पा रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैंने वहां कही, तकरीबन यही बात मैंने उन्हें ये कहा कि हमारी धारणा ये थी कि कोई भी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जीएम, इस तरह का जो भी व्यक्ति है वो हमें भी बेच आता है, पूरी संस्थान को बेच आता है, सब कुछ बेच आता है, सबकी गारंटी लेकर आ जाता है। और फिर चूंकि कहीं ना कहीं संस्था की आर्थिक चीजें उससे जुड़ी हुई हैं तो कई बार उसके ऐसी चीजों को हमें मानना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यदि इस तरह की चीजें हम ही तय करते हैं तो हमको किसके साथ कितना आगे तक बढ़ना है और कहां पत्रकारिता क्या नैतिक रूप से गलत है उसमें हमें नहीं बिकना है, ये फैसला लेने का अख्तियार आपको है ना। बिल्कुल। तो बहुत हद तक हमारी जो संस्थान है बहुत हद तक उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं। हिमांशु जी आगे बढ़ते हैं। रायपुर कैसे पहुंचे आप, फिर कैसे? देखिए मैं सतना में था, सतना के बाद में फिर मैं भोपाल आया, नवभारत समूह के अंतर्गत, फिर नवभारत के अंतर्गत मैं वापस सतना गया, फिर छिंदवाड़ा गया। इसी दौरान मेरा विवाह हुआ। इसी दौरान एक संक्रमण काल भी आया। एक अखबार समूह के अंतर्गत मेरा तय हुआ ज्वाइन करने का संपादक के तौर पर। मेरे भाई की शादी थी, मैं वहाँ गया, लौट कर आया तो समाचार पत्र प्रबंधन ने कहा कि वो फैसला बदल गया है और इसलिए अभी ये नहीं हो पाएगा। मैं पुराने संस्थान से इस्तीफा दे चुका था, शादी को मेरे 4 महीने हुए थे। सीधे शब्दों में बात यह कि मैं सड़क पर आ गया, बेरोजगारी की स्थिति से गुजरा। ये वर्ष 2000 की बात है, 2001 की, ये फरवरी 2001 की। ऐसे तकरीबन 1.5 महीने का वो संक्रमण काल था। इसी दौरान जो है स्वदेश के जो प्रधान संपादक है, बहुत सम्मानित नाम है पत्रकारिता क्षेत्र में, राजेंद्र शर्मा जी का, मैं राजेंद्र जी से मिला तो राजेंद्र जी ने मुझे रायपुर के संदर्भ में प्रस्तावित किया। उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पर स्वदेश समूह की आर्थिक स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं रहती है रिजवान जी, क्योंकि वो एक वैचारिक पत्र है, जो भी उनके संकट है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर एक अखबार का भी काम है, हितवाद का, तो वो अपन कर रहे हैं। मैं थोड़ा प्रबंधन जानता तो मैंने कहा कि अगर एक अखबार का जॉब वर्क है तो अपन चला लेंगे। मैं वहाँ गया, लेकिन तब तक हितवाद का काम वहाँ से जा चुका था। बड़ा ही कठिन समय था वो। ये बात है मार्च एंड की, 2001 की। उसी दौरान हरिभूमि अखबार के मैंने जो है रायपुर शहर में बोर्ड देखे, जिसमें हरिभूमि अब बिलासपुर से। तो मेरे साथ चंद्रकांत दौंड जो है प्रबंधक थे स्वदेश के, उनसे मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले ये कोई अखबार है दिल्ली से और वो लोग जो है बिलासपुर से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा ये बिलासपुर से क्यों शुरू कर रहे हो, उस समय छत्तीसगढ़ बना ही था, मैं करना था तो रायपुर से कर दे, रायपुर राजधानी है। मैंने कहा हो ना हो, ये बिलासपुर से शुरू कर रहे हैं, ये रायपुर पे आएंगे, अपन इनसे बात करते हैं। तो हमने वहाँ पर पता किया तो वहाँ पे एक राजेश दुगा करके एक व्यक्ति हैं, वो प्रबंधन देख रहे हैं, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने बड़ी नफासत से बात की और ये कहा कि वो हमारे कैप्टन अभिमन्यु हैं और वो पूरा काम देखते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ और आपको सूचित करता हूँ। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि वो शाम को 6 बजे तक है, आप आ जाएं। मैं मार्केट में ही था, चंद्रकांत जी मेरे साथ में थे, मेरे पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी उस समय पर। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा रिजवा जी कि मैंने वर्ष 96 में ही अपनी कार में घूमना शुरू कर दिया था। तो ये भी मेरा, जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी तो मेरा पिताजी से जब विवाद हुआ था तो मैंने ये कहा था कि आज आप मेरे फैसले को गलत बता रहे हैं, पर मैं 25 साल का होने से पहले अपनी गाड़ी में घूमूंगा। पिताजी से एक वादा किया आपने? हाँ, मतलब मेरा दावा था अपने फैसले के समर्थन में कि मैं 25 साल का होने से पहले अपनी कार में घूमूंगा। उस समय मेरे पिताजी के पास कार नहीं थी, मतलब मैंने दावा इस सेंस में किया था। मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा हित चाहा, मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिया। आज हालांकि उन्हें संतोष है, लेकिन उस समय निश्चित रूप से मैं उनके लिए बड़े कष्ट का कारण था। ये स्वीकारने में मुझे कोई जो है वो नहीं है हिचक। तो बहरहाल, तो मैंने वहीं से अपनी गाड़ी मोड़ दी बाजार से ही, और मैं सीधे चला के पहुंचा अभिमन्यु जी के पास बिलासपुर। तो मैं करीब 4:30 बजे पहुंचा तो मैं उनसे मिला। 27 साल की मेरी उम्र थी, शादी हुए मेरे जो है मैंने बताया 6 महीने हुए थे। उनसे मिला, मैंने अपना परिचय दिया और मैंने कहा कि ऐसा है कि हम तो विचार पत्र चला रहे हैं, स्वदेश तो विचार पत्र है, आज समाचार पत्र निकाल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है।
पर आप बिलासपुर निकाल रहे तो रायपुर भी निकालिए, और अगर रायपुर निकालते हैं तो उसका काम हमें दे दीजिए। तो बहरहाल उनसे मेरी बड़ी जहीन किस्म की मुलाकात हुई। वो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, और उनके लिए चंबे की बात थी कि एक 27 साल का लड़का जो है संपादक था मैं स्वदेश का, तो तय ये हुआ कि वो आएंगे रायपुर, जब आएंगे तो मिलेंगे और हमारा सेटअप देखेंगे। तो वो रायपुर आए 3-4 दिन बाद। रायपुर आए तो उन्होंने देखा तो हालत कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं सर रिजवान जी। तो उन्होंने सब कुछ देखा तो बोले औपचारिक चल रहा है। तो मैंने कहा कि सर विचार के लिए इतनी जगह समाज में बची है, तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे मेरा ये सुझाव है, आप क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे विषय में सोचा, इसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन मैंने अभी अभी इसे ज्वाइन किया है, तो मेरी एक कोशिश तो अभी इसी संस्थान को चलाने की होगी, तो अभी तो आप मुझे इसका जॉब वर्क ही दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही रिजवान जी, जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि आप अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर मेरी तरफ से आपको ये प्रस्ताव है, आप जब चाहें, जहाँ चाहें और जिस हैसियत में चाहें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक जॉब वर्क की बात है तो एक बार ट्रायल करा लेते हैं, और अगर ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो फिर उसे कर लेंगे। तो ये हो गया। मैंने राजन जी को सूचित किया, राजन जी ने यहाँ से एक मशीन मैन भेजा, इधर उधर से सामान वामान का जुगाड़ किया। एक विनोद सदानी थे जो केमिकल वगैरह का था, उनसे अपनी क्रेडिट पे हमने सामान मंगवाया। वहाँ से ट्रायल के लिए लोग आए। एक एक्सपोजिंग मशीन जो है हितवाद ने दे रखी थी स्वदेश को, तो पता नहीं संयोग था दुर्योग था, रात में जो है वो हितवाद वाले वो एक्सपोजिंग मशीन उठाकर जो है जहाँ दूसरी जगह काम था वहां पर उठाकर ले गए। जो एक्सपोजिंग मशीन हमारे पास थी उसका एक बल्ब फ्यूज था। तो जो पेस्टिंग से लेकर आए हुए थे हरिभूमि के लोग, तब तक बिलासपुर एडिशन शुरू नहीं हुआ था, तैयारी चल रही थी, तो उसको पता चला कि सुबह से प्लेटें बनाना शुरू किया, शाम तक तो प्लेटें ही बनती रही। उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हुई तो 7-8 हज़ार कॉपी छप गई, कलर का मिलान ही नहीं हुआ। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ट्रायल फेल हो गया। हम बड़े दुखी हुए, वो लोग भी काफ़ी कुनकुनाते हुए जो है चले गए। हमने फिर अभिमन्यु जी से संपर्क किया, मैं उनसे मिलने के लिए दोबारा गया था जी। ये बात है 14 मई की। तो उनसे मैं मिला तो मैंने उनसे कहा कि सर वो ट्रायल तो फेल हो गया जो भी था, लेकिन अगर आप इंश्योर करोगे आप ये काम दोगे मुझे, तो मैं इस मशीन को ठीक ठाक करा के इसे फिर कर लूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वंशु जी आप समय ख़राब कर रहे हैं, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए अब वहाँ पे जॉब का काम तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका आखिरी निर्णय है कि आप जॉब का काम नहीं दे पाएंगे? बोले हाँ ये मेरा आखिरी निर्णय है। तब तक मुझे 2 महीने वहाँ हो चुके थे और मुझे तनख्वाह भी मिली नहीं थी, और तनख्वाह मेरी ज़रूरत है आज भी। शौक नहीं है नौकरी मेरा, नौकरी मेरी ज़रूरत है। 2 महीने हो चुके थे, तनख्वाह मिली नहीं थी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि आपका आप वाकई मुझे काम नहीं देंगे? तो इस बार उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में मुझे कहा कि मैं आपको मना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको काम नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप ये काम मुझे दे दें, पर आपने मना कर दिया। अब आपने चूंकि काम देने से मना कर दिया तो सच ये है कि अब मैं उस संस्थान को चलाने की स्थिति में नहीं है। तो अब आप बताइए कि आपका मेरे लिए क्या प्रस्ताव है? जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ, मैं परसों आऊँगा तब आपको बताता हूँ। तो 16 मई को वो आए रायपुर, 16 मई 2001 को। वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई एक होटल आदित्य उसके कमरे में। तो उन्होंने मुझे प्रस्तावित किया और उसमें उन्होंने जानना चाहा कि आप कहाँ काम करना चाहेंगे, तो रायपुर, बिलासपुर या दिल्ली। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो बोले कि मैं तो रोहतक रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं रोहतक करना चाहूँगा। तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि रोहतक कोई जाने को तैयार नहीं उतरेगा। मैं रोहतक क्यों? मैं कहा इसलिए कि मैं अभी आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप मुझे समझ लें, मैं आपको समझ लूँ, इसलिए मैं आपके पास रहना चाहूँगा। साल भर बाद आप जहाँ कहेंगे दुनिया के जिस कोने में, वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन मैं ये समझ लूँगा कि एक्चुअली आप चाहते क्या है, और आप भी समझ लेंगे कि मैं कर सकता हूँ क्यों। तो ऐसे तय हो गया। तो मैं एक्चुअली रायपुर नहीं आया, मैं रोहतक गया था, और मई 2001 से लेकर 2004 तक मैं रोहतक रहा। इस दौरान मैंने बिलासपुर एडिशन शुरू कराया, हरिभूमि का रायपुर एडिशन भी मैंने वहीं से रहते हुए कराया, और कुल मिला के तब से यात्रा चल रही है। तो 18 साल मुझे हो चुके हैं एक संस्था में 18 साल, और उसको जिसकी तनख्वाह ज़रूरत हो उसके लिए 18 साल किसी एक संस्था में रहना जी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान सियासत कैसे देखते हैं? देश में
कई तरह की धाराएं, कई तरह की चीज़ें, कोई आज की बात नहीं, लेकिन इस समय संवाद और इस तरह की चीज़ों में बेहद कटता, ये कैसे देखते हैं आप इसको? मैं जब से पत्रकारिता में हूँ या उससे पहले भी जो लिख पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये दौर हमेशा ही रहता है और ये तो आदिकाल से है। मतलब जहाँ पांडव होते हैं वहाँ कौरवों के लिए भी जगह रहती ही है। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ कंस होंगे ही, राम जब होंगे तो रावण होंगे ही। तो कुल मिलाकर इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की अगर बात है तो ये कि इतने संक्रमणों के से गुजरने के बाद भी ये दुनिया है, ये देश है, तो कुल मिलाकर अभी भी कुछ खत्म नहीं है। बहुत सारी उम्मीदें अच्छी हैं, अभी भी अच्छी बात कहने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा अच्छा ही देखता हूँ। मतलब मुझे कभी भी नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, खासतौर से सरकार को लेकर अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत की सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बहुमत से दूर। आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या अंतर देखते हैं? छत्तीसगढ़ में तो बहुत स्पष्ट मैंडेट है और वो स्पष्ट मैंडेट ये बताता है कि वहां पर कांग्रेस का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार का रिजेक्शन हुआ है। ये बहुमत उसी का नतीजा है, एक बदलाव के साथ में। मध्य प्रदेश में हालात ज्यादा खराब बताए जा रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया वो ये बताता है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने एक मजबूती से लड़ाई लड़ी। लेकिन कांग्रेस यहाँ तक पहुंच गई, ये अचंभे की बात है, क्योंकि कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में यहाँ थी। कांग्रेस की जो संख्या थी विधायकों की और आज जो संख्या है, तो उसके आधार पर आप मान सकते हैं कि कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। और सरकार की स्थिरता को लेकर मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। भले ही आंकड़ा आपको 114 दिखाई देता है, पर 114 के अलावा जो 7 हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। वो आज बसपा के चिन्ह पर जीते हैं या सपा के चिन्ह पर, मूलतः वो कांग्रेस ही है। तो कुल मिला के एक ठीक ठाक बहुमत के साथ में यह सरकार चलेगी। दिग्विजय सिंह निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से सरकार के पीछे हैं, उनका राजनीतिक कौशल सबने देखा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि एक बदलाव की उम्मीद जो दोनों प्रदेशों की जनता ने की, इन दोनों सरकारों पर जिम्मेदारी है कि जनता की उन उम्मीदों को पूरा करें। धन्यवाद हिमांशु जी। हमारे साथ हिमांशु द्विवेदी थे। आपने सुना, उन्होंने कहा प्रबंधन और संपादन अगर एक साथ हो जाए, एक ढंग से काम करे, बेहतर ढंग से काम करे, दो पार्टी बनकर काम नहीं करे तो काम बेहतर होगा। और आज का जो दौर है पत्रकारिता का, जिस दौर से पत्रकारिता गुजर रही है, उसके लिए एक बेहतर अवसर है। साथ ही उनका ये मानना है कि जनता ने जिस उम्मीद से दोनों जगह सरकारें चुनी हैं, उन्हें बेहतर डिलीवर करना चाहिए। उन्हें मध्य प्रदेश में भी सरकार किसी संकट में नज़र नहीं आती। साथ ही उन्होंने अपने पत्रकारिता के जो सफ़र का जिक्र किया, 27 साल, बहुत छोटी सी उम्र, कम उम्र में संपादक के तौर पर काम करना। काम तो 22 साल की उम्र से ही उन्होंने संपादक के तौर पर शुरू कर दिया था। बड़ी चुनौती, एक बड़े संस्थान में काम करने का अवसर, अभी भी लगातार 18 वर्ष से वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ मुझसे भी चीज़ें मिलती सी हैं, जैसे वो शादी के बाद बेरोज़गार हो गए, मैं शादी के पहले बेरोज़गार हो गया था। और सड़क पर आना किस तरह से होता है हम पत्रकार बेहतर जानते हैं। लेकिन हिमांशु जी के अनुभव जो हैं वो आपके भी काम आएंगे। इसको समझना पड़ेगा और क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, और दकियानुसी अंदाज से हमको चलना है या प्रगतिशील अंदाज, ये हम ही को तय करना है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।